जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही के वर्षों में विदेशी भाषा और स्पेशली रशियन भाषा में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे विद्यार्थियों के लिए और उन सभी आने वाले समय में जो हमारे विद्यार्थी होंगे उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों से हमारे पास जो हमारे विद्यार्थी आते हैं उनकी ये हमेशा से डिमांड रहती है कि रशियन भाषा के इस सर्टिफिकेट कोर्स में किस तरीके की चीज़ें और किस तरीके का जो एकेडमिक सपोर्ट है वो हम उन्हें टाइम टू टाइम उपलब्ध कराते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सेशन है हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जिसका टाइटल है सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन। और ऑब्वियसली इस टाइटल से जैसे कि पता चलता है कि इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई जाने वाली सामग्री और ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाई जाने वाली सामग्री के बारे में होगी। हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके की मेथडोलॉजी और किस तरीके की एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के माध्यम से आप रूसी भाषा और उसकी संस्कृति के बारे में और ज़्यादा जान सकेंगे और किस तरीके के जो सवाल आपके मन में रहते हैं और किस तरीके की जो मेथडोलॉजी और प्लानिंग आपकी तरफ से आपको इसमें मदद करेगी उसके बारे में भी हम विस्तार से इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीके के पाठ्यक्रम में जैसे कि आप हमारे विद्यार्थी हैं और आने वाले समय में जो हमारे विद्यार्थी होंगे उनके मन में किस तरीके के सवाल रहते हैं। जैसे कि हमें आप लोगों से फीडबैक मिलता रहता है कि नॉर्मली ये कितने क्रेडिट का प्रोग्राम है, इसमें कितने कोर्सेज़ हैं, इसको या इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, किन किन क्षेत्रों से इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। तो ये जो प्रोग्राम है जैसे कि आप जानते हैं इसका टाइटल है सर्टिफिकेट इन रशियन लैंग्वेज और कोड है इसका CRUL। इस प्रोग्राम में 2 कोर्सेज़ हैं, बेसिक्स ऑफ रशियन कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 और बेसिक्स ऑफ रशियन कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2। जैसे कि आप जानते हैं कि इग्नू में हम क्रेडिट बेस्ड जो हमारी लर्निंग होती है उसके अनुसार सर्टिफिकेट का जो हमारा ये प्रोग्राम है वह 16 क्रेडिट का है। क्रेडिट से हमारा क्या मतलब है कि एक क्रेडिट जो है वो करीब 30 घंटे का टीचिंग और लर्निंग का स्टडी आवर्स प्रोसेस हम लोग काउंट करते हैं। उसमें आपके कंटिन्यूस असेसमेंट होती है और टर्म एंड एग्जामिनेशन होती है, सेल्फ स्टडी आवर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती है और अपने जो पीयर ग्रुप है और आपके जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनके साथ आपकी चर्चा होती है। ये सभी मिला के ये पूरे का पूरा एक सर्टिफिकेट हम मान के चलते हैं कि 6 महीने में आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम इसका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स का है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 2 साल का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो इग्नू के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम मिनिमम 6 मंथ्स का समय इस सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के लिए देते हैं। किसी कारणवश अगर कोई उसको पास नहीं कर पाता है या एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या किसी और कारण की वजह से उसको 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो विदिन 2 इयर्स के इस ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट कर सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी जो एडमिशन साइकिल और एग्ज़ाम साइकिल को हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो पूरे साल इसी प्रकार से चलती रहती है। जैसे कि एडमिशन्स हमारे 2 सेशंस होते हैं, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। और जुलाई में एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए वो इग्नू ऑनलाइन एडमिशन पेज पे जाकर रजिस्टर करके इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स कहाँ कहाँ पे ये उपलब्ध है और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इन दोनों सेशंस के बीच में जैसे कि हम लोगों के 2 बार टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें कि हम जो एग्ज़ाम अगर मान लीजिए जनवरी एडमिशन का है तो उसे जून में कंप्लीट करते हैं और अगर जुलाई में एडमिशन है तो दिसंबर में। इसकी जो इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी है वो बहुत ही सरल है। 30% हम लोग कंटिन्यूस असेसमेंट के लिए रखते हैं जिसमें से कि
2 असाइनमेंट आपको जमा करने हैं, दोनों ही कोर्सेज के लिए एक एक, और इसका करीबन 30% का जो रेशियो है वो होता है। और एग्ज़ाम फॉर्म जो कि आप ऑनलाइन भरते हैं उसमें ये प्री कंडीशन है कि आपने अपना असाइनमेंट सबमिट टाइम से कर दिया हो अपने स्टडी सेंटर में। बाकी का जो 70% का असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए रखा जाता है। इस पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम में हमारे 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं जो आपको दोनों कोर्सेज़ के लिए एक एक बार देने होते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से पूरी जो मेथडोलॉजी है, असेसमेंट है, ये इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे किस तरीके का पाठ्यक्रम है ये, कि हमारे इस सिलेबस में, इस करिकुलम में किस तरीके की वो टॉपिक्स हैं या लेसन्स हैं या वो अमूमन चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो बेसिकली किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में और स्पेशली रशियन में हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले फोनेटिक्स से। और क्योंकि साउंड सिस्टम और इन सब जो बेसिक चीज़ें हैं इनको जानने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में या रशियन लैंग्वेज में किस तरीके का साउंड पैटर्न होता है। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, क्या उसमें कोई साइन है या सिंबल है, और अगर है तो उसका क्या रोल है। फिर इन वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे जिससे कि हम प्रॉपर्ली इनको आइडेंटिफाई कर सकें, इनकी साउंड को सुन के हम उसे प्रॉपर्ली लिख सकें। और फाइनली जब हम उसको सुन पाते हैं, लिख पाते हैं, तो हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि हम उसको बोल भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में इम्पॉर्टेंट हैं। वो है आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इन चारों कंपोनेंट्स को अच्छे से समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो आपके फंडामेंटल रूल्स हैं रशियन लैंग्वेज के, उसके बारे में आप विस्तार से जानें। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने इस तरीके के लेसन्स इसमें ऐड किए हैं जिससे कि हमारे जो लर्नर्स हैं उनका इसमें ध्यान बना रहे और उनको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगे और वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो इस चीज़ को देखेंगे, जानेंगे कि वो धीरे धीरे ये भाषा बोल भी पा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं, प्रॉपर्ली उसको सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो ये तो चर्चा हमने की इसकी मेथडोलॉजी के बारे में जिसमें टीचिंग लर्निंग दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। अब हम बात करेंगे फर्दर लेसन्स की कि किस तरीके के लेसन्स इस सिलेबस में आपको मिलेंगे जिसे कि आपको इसे आगे आने वाले समय में पढ़ना है। तो अल्फ़ाबेट की बात हमने करी, अल्फ़ाबेट के अंदर वॉवल कॉन्सोनेंट्स की बात हमने की। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है रशियन लैंग्वेज में जिसे हम लोग उदाहरणीय बोलते हैं, उसका मतलब होता है स्ट्रेस साइन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम किसी भी वर्ड को प्रॉपरली समझ के बोल सकते हैं, उसका उच्चारण सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए उदाहरणीय के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इंटोनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर हम सिंपल सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी कुछ बात करेंगे। जैसे कि आप किसी भी भाषा में सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं और उसी सेंटेंसेस में आप उसको देखते हैं कि वो एफर्मेटिव है या नेगेटिव है, इन द सेंस कि क्या मैं उस सेंटेंस में सवाल पूछ रहा हूँ या मैं उसमें जवाब दे रहा हूँ। तो उसकी जो इम्पॉर्टेंस है जब हम उसे बोलते हैं तो वो हमें उसकी टोन से पता चल जाता है। इसीलिए इंटोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रशियन लैंग्वेज में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरीके के केस सिस्टम, क्योंकि रशियन लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत रिच लैंग्वेज है जिसमें कि केस सिस्टम्स होते हैं। अमूमन जैसे नॉमिनेटिव केस है या प्रेपोजिशनल केस है, एक्यूजेटिव केस है, डेटिव केस है, जेनेटिव केस है या इंस्ट्रूमेंटल केस है। तो these are the cases in the Russian language we normally discuss about. However, certificate level, it's a beginner's level program, but we try to cover all the aspects of the Russian language and phonetics so that our learners get a good grip over the language, as well as for them it is easy to recognize the sound of the letters. They'll be able to understand and read, write, listen and speak words of Russian properly, communicate in simple sentences with their family and friends,
and as well as they will be able to pen down their own thoughts. ये हमारे मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम के हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें कि इस पाठ्यक्रम में इस तरीके की चीज़ें नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे. अब हम लोग पहला जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं. उसके बाद में हम लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओरिजिन के बारे में, कि ये भाषा उत्पन्न कैसे हुई, कहाँ से आई और अभी ये कहाँ कहाँ बोली जाती है. इसकी टेक्निकल टर्म्स में इसको जो ऑफिशियल इसका नेम है वो क्या है, वो कौन से लोग थे जिनका बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा रशियन लैंग्वेज को इस लेवल पे लाने के लिए. और फाइनली हम लोग आगे जानेंगे रशियन अल्फ़ाबेट के बारे में. तो आइए हम लोग एक एक करके अब ज़रा अपने ऑब्जेक्टिव को पहले देख लें. तो इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जब इनको लेसन्स के रूप में, डायलॉग्स के रूप में, या कॉमन रशियन फ्रेजेस के रूप में, कॉमन रशियन वर्ड्स के रूप में, ग्रीटिंग्स के रूप में जानेंगे, तो आप फाइनली जो आपका लर्निंग आउटकम है वो क्या होगा, वो हम लोग ने यहाँ पे उसको लिखा है जिससे कि आप उसे प्रॉपरली जान पाएँ. जैसा कि पहला, यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन रशियन. दूसरा है, कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स इन रशियन. तीसरा है, स्पीक सिंपल सेंटेंसेस इन रशियन. चौथा है, एक्सप्रेस योर सेल्फ इन टिपिकल प्लेसेस लाइक एट द एयरपोर्ट और हॉस्पिटल इन रशियन. और पांचवा है, अंडरस्टैंड रशियन कल्चर इन अ बेटर वे. तो इन जो हमने पॉइंट्स अभी आपसे जो डिस्कस किए, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको हम इस चीज़ के लिए तैयार करें इन मात्र 6 महीनों के समय में अपने पाठ्यक्रम ऑडियो वीडियो के माध्यम से, कि आप रशियन सर्वाइवल रशियन के रूप में जान लें, समझ लें, जिससे कि वो बेसिक सेंटेंसेस आप समझ लें, बोल पाएँ, लिख पाएँ और उसको प्रॉपरली समझ पा के रिस्पॉन्ड कर पाएँ, जो कि किसी भी सिचुएशन में बेसिक रिक्वायरमेंट है. क्योंकि जब हम लोग भाषा बोलते हैं तो हमारी फैमिली और फ्रेंड्स की भूमिका उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए हम हमेशा ये रेकमेंड भी करते हैं कि आप ये सभी डायलॉग्स, कॉमन रशियन वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, ग्रीटिंग्स, सिंपल सेंटेंसेस, इस तरीके की जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें, जिससे कि एक इस तरीके का ग्रुप बन पाए जहाँ पे कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर रहे हैं. और साथ ही में क्योंकि आप जब एक विदेशी भाषा सीख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उस कल्चर को भी सीख रहे हैं. और क्योंकि जब आप रशिया या CIS या सेंट्रल एशिया जाएंगे या वहाँ से कोई अगर इंडिया आता है और आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो वो लैंग्वेज के साथ साथ में कुछ कल्चरल हैबिट्स साथ में लेके आएगा, जो कि आप अगर पहले से जानते हैं तो आप दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी. और इसीलिए इस पे भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके के लेसन्स डिज़ाइन किए हैं, कुछ वोकेबलरी स्पेशली इस तरीके की अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी है, जिससे कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से भली भांति रूप से जान पाएँ, समझ पाएँ, लिख पाएँ, बोल पाएँ और समझ पाएँ. तो इसके साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे रशियन अल्फ़ाबेट के बारे में. रशियन अल्फ़ाबेट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रूस की अल्फ़ाबेट भी कहलाता है रशियन में. और इसमें हमारी डिफरेंट जो है लेटर्स हैं, करीबन 33 लेटर हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 10 वॉवेल हैं और 2 साइन हैं. अब जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमारा एम ये होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को भली भांति जब हम उच्चारण करते हैं इन लेटर्स का अलग अलग, तो वो इस चीज़ को समझ पाएँ, लिख पाएँ प्रॉपरली. और जब ये किसी भी वर्ड में आते हैं तो हम ये समझ पाएँ कि ये किस तरीके की भूमिका उसमें निभा रहे हैं.
क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की, और रशियन के केस में ये साइन भी हैं हमारे पास 2, तो इन सभी का कुछ ना कुछ रोल है और इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो इन कैटेगरीज़ के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है रशियन लैंग्वेज का, क्योंकि जब तक हम उस भाषा के माइन्यूटली उस साउंड स्ट्रक्चर को, पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम लोग सही तरीके से ना तो उसको सुन पाएंगे, ना रिकग्नाइज कर पाएंगे, और ना ही उसको आगे लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो इसीलिए जब हम इन लेटर्स के बारे में बात करेंगे तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सब लोग इसको ध्यान से सुने ही, और साथ में अगर आप लिख सकते हैं तो उसको लिखें भी, जिससे कि आप उस चीज़ को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे कि ये किस तरीके के लेटर्स हैं, किस तरीके की इनकी बनावट है, और जब इसका उच्चारण होगा तो किस तरीके की साउंड होती है। और हम लोग फाइनली जब उदाहरणीय या स्ट्रेस साइन की भी बात करेंगे तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंगली इनकी साउंड्स की पैटर्न भी चेंज होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है रशियन लैंग्वेज में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा जाने ओरिजिन के बारे में, कि जो रूसी भाषा है इसकी उत्पत्ति के बारे में, कि ये किस तरीके की भाषा है, किस लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है, करीबन कितने लोग बोलते हैं इसे, कहाँ कहाँ बोली जाती है, और वह कौन लोग हैं जिनका इसके उन्नति में महत्वपूर्ण रोल रहा है और कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसको जो रशियन अल्फ़ाबेट है, इसको आप रूस्की इज़िक भी कहते हैं, रूस्की इज़िक रशियन में। ये एक स्लाविक लैंग्वेज है जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की सभी लैंग्वेजेस वो किसी न किसी लैंग्वेज फैमिली से आती है, उसी प्रकार से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बिलोंग करती है रशियन लैंग्वेज, जिसे कि हम लोग रशियन में क्या बोलते हैं, रूस्की इज़िक। तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि ये किस तरीके की लैंग्वेज है। हम ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि रशियन लैंग्वेज जो कि विश्व के बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेजेस में से एक है, यूनाइटेड नेशंस की कई लैंग्वेजेस में से एक ये भी लैंग्वेज है जो ऑफिशियल तौर पे उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑल कम्युनिकेशंस जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किए जाते हैं उसमें भी रशियन लैंग्वेज एक है, और करीबन 144 मिलियन लोग पूरे विश्व में इस भाषा को बोलते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रशियन फेडरेशन है जिसे रशिया भी बोलते हैं हम लोग, और कई सारे ऐसे देश जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहलाते हैं या सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वहाँ पे भी रशियन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बोलते हैं। हालांकि ऑफिशियल स्टेटस जो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रशियन लैंग्वेज रशियन फेडरेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ही साथ में जहाँ दूसरे देशों में ये लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे इसको एज अ बिज़नेस लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो, रशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, और भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ से जब लोग स्पेशली सैलानी जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो लोग इसी भाषा में कम्युनिकेशन प्रिफर करते हैं। तो इसीलिए जो डिमांड है इस तरीके के स्पेशलिस्ट की, स्किल्ड जो हमारे पास लोग होने चाहिए इस सेक्टर में सर्व करने के लिए, उनको ये भाषा आनी चाहिए। हालांकि हम लोग अभी बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये 6 महीने का जो पाठ्यक्रम है ये इतना सफिशेंट है कि आप बेसिक कम्युनिकेशन के बाद अपने आप धीरे धीरे इस भाषा में और भी अच्छे से बोल पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, और किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, टूर एंड ट्रैवल्स हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, न्यू बिजनेसेस हो, स्टार्टअप्स हो, या केपीओज़ हों, बीपीओज़ हों, एजुकेशनल सेक्टर्स हों, डिफेंस हो, इन सभी में आप अपने आप को पाएंगे कि आप बहुत ही एक अच्छा रोल निभा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका डेफिनेटली आपको आने वाले समय में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आगे चल के ना कि सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जो रूसी भाषा को जानता है, आप आगे चल के ऐसा व्यक्ति भी बन सकते हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी एक रोल प्ले कर सकता है
अपने कुलीग्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों को इस भाषा को जानने में, समझने में मदद कर सकता है। आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो रूसी भाषा है इसको हम लोग टेक्निकली या इसका जो लिटरल जो मीनिंग है वो क्या है। इसको आज हम लोग बोलते हैं सवरीमेन्नी रूसकी लिटरातूरनी यज़िक। तो ये मॉडर्न रशियन लिटरल लैंग्वेज ये जो है 18वीं सेंचुरी में पॉपुलर हुई। उससे पहले अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे बोली जाती थी, लेकिन जब स्टैंडर्डाइज हुई तो इसको सवरीमेन्नी रूस की लिटरातूरनी यज़िक बोला गया। और इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो पीटर द ग्रेट, जो 1672 से 1725 में जिन्होंने रशिया पे रूल किया, उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल है इसको मॉडर्नाइज करने में। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम चर्चा करेंगे रशियन अल्फ़ाबेट के बारे में। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि रशियन अल्फ़ाबेट या रूस की अल्फ़ाबीत, इसमें हमारे पास 33 लेटर्स हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 10 वॉवेल्स हैं और 2 साइन या सिंबल ये कह लें हम लोग। ये 2 साइन और सिंबल, जिनमें से एक जो है वो हार्ड साइन कहलाता है और दूसरा सॉफ्ट साइन कहलाता है। और बाकी के जो लेटर्स हैं वो अपने अपने नेचर की वजह से वो या तो कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है। तो इनको हम लोग जो है एक एक करके जान सकते हैं। और जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन लेटर्स को हमने कलर भी कर दिया है, जिससे कि बाद में आप इनको ये जान सकते हैं कि ये अगर लाल है तो ये वॉवेल है और अगर ये नीले रंग का है तो ये कॉन्सोनेंट है। ये आपकी ही सहायता के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको अरेंज किया है, जिससे कि ईज़िली माइंड में ये चीज़ें रजिस्टर हो सकें। तो आइए इनको हम लोग एक बार पढ़ लें, जिससे कि आप ये जान सकें कि रशियन लैंग्वेज में किस तरीके के स्ट्रक्चर और इसके किस तरीके के नेचर के बाद ये रशियन अल्फ़ाबेट कैसे कैटेगराइज होते हैं। तो पहला लेटर ये है, इसकी जो साउंड है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको हम जब उच्चारण करते हैं तो इसकी साउंड आ आती है, ए नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, आ। और हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रशियन में और इंग्लिश में, जिसकी मदद से आप इसको सही तरीके से याद रख पाएंगे। जैसे कि आ फादर में फादर, तो आ। और रशियन में जैसे आ की साउंड आतलस में आतलस, वैसे ही बै, वे, गे, दे, ये, यो, ज, ज, ई करात की, क, एल, एम, एन, ओ, पे, एर, एस, ते, उ, एफ, ख, च, च, श, श। और ये एक सिंबल है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब रशियन अल्फ़ाबेट में हम लोग सिंबल का प्रयोग करते हैं तो इनकी कोई साउंड नहीं होती है। साउंड ना होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इनका कोई रोल नहीं होता है किसी वर्ड में, इनका बिल्कुल रोल होता है। उसको जानने के लिए हम लोग स्क्रीन पे एक बार देखें। द हार्ड साइन विच डजंट हैव एनी साउंड इज़ यूज्ड to emphasize the sound for the preceding consonant, and it adds a small pause before the next syllable। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है पदयेस्ट, पदयेस्ट। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हमने ये जाना, और ऐसे कुछ ही वर्ड हैं जिसमें कि ये दोनों साइन हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको आप याद भी रख सकते हैं। साथ ही में जो इसका रोल है वो यही हमने देखा कि ये साउंड को हल्का कर देता है और बीच में एक पाउज आता है, जैसे पद येस्त। तो इसके बीच में एक छोटा सा पाउज है। जैसे जैसे आप इसको बोलना सीखेंगे, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे
तो नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली आप इसमें मास्टर कर लेंगे। इसी तरीके से जो बाकी के लेटर हैं उनके बारे में भी हम अपने आने वाले सेशंस में ज्ञान दर्शन के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इस दुनिया के बारे में जो कि रशियन लैंग्वेज की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नए सेशन में और अल्फ़ाबेट के बारे में और भी बात करेंगे रशियन लैंग्वेज के। धन्यवाद।